नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम इंडिया जीके के सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। पहले हम जियोग्राफी का सेक्शन देखेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। आज की वीडियो में वही क्वेश्चंस हैं। तो ये जियोग्राफी के मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं। 87 नंबर क्वेश्चन से हम अभी स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। देखो, ग्रहों की बात करें तो ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। 87 नंबर क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर है ऑप्शन ए मरकरी, यानी कि बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा है। और ग्रहों के बारे में अगर आप कुछ जानेंगे तो ग्रहों बात कर रहे थे हम मरकरी ग्रह की। तो मरकरी जो है ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो है इसको कहा जाता है। ये प्लेनेट जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक भी है, ये भी ध्यान रखना है, सूर्य के सबसे नज़दीक प्लेनेट है ये। और अगर हम बात करें वीनस की, तो वीनस जो है वो दूसरे नंबर पर आता है मरकरी के बाद। वीनस की बात करें तो वीनस जो है इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इसको जो है वो अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। तो ये वीनस के बारे में आप याद रखिए। मार्स ग्रह की बात करें, मंगल ग्रह की बात करें तो इसको रेड प्लेनेट यानी कि लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। अर्थ की बात करें तो अर्थ, देखो अर्थ हमारा जो पृथ्वी है इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। और इसका जो है एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। मून जो है इसका ओनली सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट आप इसको कह सकते हैं। मून जो है इसका नेचुरल सैटेलाइट है। और अभी अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं 88 क्वेश्चन है, वेर्नल इक्विनॉक्स फॉल्स ऑन। तो वसंत विषुव जो है वो किस दिन आता है। वसंत विषुव की बात करें तो ये कब, कौन से दिन आता है, ये आता है मार्च महीने में। और मार्च 21 को जो है ये आता है, मार्च 21 को आता है वेर्नल इक्विनॉक्स, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर 21 जून दिया गया है। यहाँ 21 जून को क्या होता है, 21 जून को जो है वो समर सोलेस्टाइस होता है। समर सोलेस्टाइस जो है वो 21 जून को होता है। यहाँ पर 23 सितंबर दिया गया है। 23 सितंबर को क्या होता है, यहाँ पर ऑटोमिनल इक्विनॉक्स होता है। ऑटोमिनल इक्विनॉक्स जो है वो 23 सितंबर को होता है। 22 दिसंबर को क्या होता है, देखो 22 दिसंबर को जो है वो होता है विंटर सोलेस्टाइस। विंटर सोलेस्टाइस कब होता है, ये 22 दिसंबर को होता है। तो ये आपको इन चार की चार डेट्स के बारे में पता चल गया। यहाँ से और भी इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कुछ। 21 मार्च को और क्या होता है, 21 मार्च को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी होता है। इसको वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी आप कह सकते हैं। तो ये 21 मार्च को जो है वो होता है। 21 जून को क्या होता है, 21 जून को जो है वो इंटरनेशनल योगा डे होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल योगा डे। अब बात आई 23 सितंबर की। 23 सितंबर को क्या होता है, इस दिन जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस होता है। जो साइन लैंग्वेजेस होती हैं वो जो है वो कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर की बात करें, 22 दिसंबर को क्या होता है, इस दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो मनाया जाता है। इंडिया में मनाया जाता है ये मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। 89 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स इज फाउंड इन। तो ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये कहाँ पर पाई जाती है। जेट स्ट्रीम्स की बात करें तो देखो ये ट्रोपोस्फियर में भी पाई जाती हैं। 89 का ऑप्शन ए भी सही है, और ट्रोपोपाउस में भी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ये दोनों ही ऑप्शन जो है एज पर फाइनल आंसर की जो है वो सही है। ट्रोपोस्फियर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो है ये नियरेस्ट लेयर है अर्थ सरफेस से, और ये जो है ये कितनी, इसकी थिकनेस कितनी है, ये वेरी करती है 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक। जितने भी हमारे जो चेंजेस होते हैं हमारे मौसम में, वो कहाँ पर होते हैं, वो ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है ट्रोपोस्फियर के बारे में। और हमारी जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है, ये स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फियर में जो है वो ओजोन लेयर पाई जाती है। मौसम से रिलेटेड चेंजेस होते हैं ट्रोपोस्फियर में, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में है। जेट स्ट्रीम जो है वो ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोपाउस में पाई जाती है। तो ये सब आप यहाँ से ध्यान रखिए। आगे बोलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायी है। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा नुकसानदायी कौन सा है, ये टोरेंटो जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायी होते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है सही आंसर है। अब टोरेंटो जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायी होते हैं, ये आपको पता चल गया। ये कहाँ पर राइज होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं यूएसए में। यूएसए में जो है ये राइज होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, यूएसए। और भी बात करें, साइक्लोन्स की बात करते हैं। साइक्लोन्स इंडियन ओशियन में जो है ये होते हैं, इंडियन ओशियंस में साइक्लोन्स होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं उनको इंडियन ओशियंस में साइक्लोन्स के नाम से जाना जाता है। और टाइफून्स की बात करें तो चाइना सी जो है आपका, चाइना सी में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को जो है टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। विली विली तो बहुत आसान है। विली विली ये ऑस्ट्रेलियन रीजन में होते हैं, खासकर नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ये आपने ध्यान रखना है। ये चार के चार ऑप्शंस क्लियर होगी। क्लियर, आपको पता है पहले से ये सब, बस आपका रिवाइज जो है वो टाइम टू टाइम होता रहना चाहिए, जो हम कर रहे हैं।
अगला है आपका रॉक के बारे में, बहुत बार मैं आपको बताता हूँ, विच इज़ नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक, बोलते हैं वैसे कौन सी सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। तीन टाइप की रॉक होती हैं, इग्नियस रॉक्स होती हैं हमारी, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं हमारी, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। अब अगर हम बात करें बेसाल्ट की, तो बेसाल्ट कौन सी रॉक है, ये इग्नियस रॉक का टाइप आता है। लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन जो है हमारा, ये कौन सी रॉक्स में आता है, ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है। सैंडस्टोन जो है वो कौन सी रॉक्स में आता है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है। सेल कौन सी रॉक्स में आता है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है। तो इस हिसाब से बेसाल्ट इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक, इट इज़ अ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक है ये, इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट आता है, गैब्रोज आता है, बेसाल्ट आता है। ये तीन रॉक्स मुख्य रूप से आती हैं और यही मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये आपको पता चल गया ना यहाँ से सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। अब यहाँ से भी कुछ भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका इज नोन एज। तो अफ्रीका के जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है। अफ्रीका के जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं उनको जो है वो क्या कहा जाता है उनके लिए। सही आंसर है आपका सवाना। सवाना जो है वो ग्रासलैंड है अफ्रीका का, ध्यान रखना है, सवाना इज ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका। अगर हम बात करें यहाँ से स्टीपी की, तो ये यूरेशियन रीजन का जो है ये क्या है, ग्रासलैंड है। पैम्पास की बात करें तो पैम्पास जो है वो कहाँ का है, ये अर्जेंटीना का जो रीजन है वहाँ का है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डाउन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, ये आपको पता चल गया यहाँ से सारे के सारे ग्रासलैंड जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनके बारे में। मोस्टली जो पूछा गया है वो एग्जाम में क्या पूछा गया है, एक तो आपका पैम्पास पूछ लिया जाता है और एक आपका ये सवाना पूछ लिया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछी गई चीज़ें हैं। साथ साथ में जब आप ऑप्शंस को क्लियर करते रहेंगे ना तो डाउट भी दूर होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एलिफेंट पास इज लोकेटेड इन। ये जो एलिफेंट पास है ये कहाँ पर स्थित है, एलिफेंट पास श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब ये जो श्रीलंका में स्थित है ये आपको पता चल गया। देखो पासिस में एक तो आता है आपका नाथुला पास। नाथुला पास कहाँ पर स्थित है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये सिक्किम में स्थित है। नाथुला ध्यान रखना है सिक्किम में है। लिपू लेक पूछा जाता है, लिपू लेक कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड के रीजन में ये पड़ता है। देखिए बोमदिला पास, बोमदिला कहाँ पर पड़ता है, बोमदिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में है ये बोमदिला। और दीफू दीफू पास है एक, दीफू पास जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। जोजिला जो आपका है वो श्रीनगर और कारगिल और लेह के रीजन में पड़ता है, ये आप कह सकते हैं, इन तीनों रीजन्स को ये टच करता है। और एक झिलीपला है, झिलीपला आपका देखो ये पास जो है वैसे तो सिक्किम को कनेक्ट करता है लहासा से, ये ध्यान रखना है आपका। लहासा जो कि तिब्बत की कैपिटल है वहाँ से इसको ये कनेक्ट करता है झिलीपला। तो ये इंपॉर्टेंट पासेज आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कैपिटल ऑफ बोलीविया इज। तो बोलीविया की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, बोलीविया की कैपिटल की बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन डी सही आंसर है, ला पाज। ला पाज में जो है ये क्या है, यहाँ की कैपिटल स्थित है बोलीविया की। इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल भी यही है, लेजिस्लेटिव कैपिटल भी जो है वो यही है। ये क्वेश्चन देखो एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट भी है और अच्छा भी है। तो और कैपिटल्स मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखो अगर हम बात करें कि जापान की कैपिटल कहाँ पर है, टोक्यो जापान की कैपिटल है। अगर हम बात करें इटली की, तो इटली की कैपिटल जो है वो रोम में है। पाकिस्तान की कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद में है। नॉर्वे की कैपिटल बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ऑस्लो जो है वो नॉर्वे की कैपिटल है। नॉर्वे के अलावा आपने ध्यान रखना है नेपाल की कैपिटल जो है वो काठमांडू में है। इराक की कैपिटल जो है वो बगदाद में स्थित है। हांगकांग की कैपिटल विक्टोरिया में स्थित है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में स्थित है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में स्थित है। कनाडा की कैपिटल कहाँ पर स्थित है वो आप कमेंट करके बता दीजिए, कनाडा की कैपिटल कहाँ पर स्थित है। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा इकोनॉमी का देख लेते हैं। इकोनॉमी का सेक्शन भी हमने काफ़ी टाइम से टच नहीं किया है, तो इकोनॉमी भी टच कर लेते हैं। बोलते हैं स्टैगफ्लेशन रेफरेंस टू अ सिचुएशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। स्टैगफ्लेशन जो है जिसको निष्पन्न स्फीति भी कहते हैं, एक ऐसी अवस्था है जिसके क्या गुण है। तो स्टैगफ्लेशन के गुणों की बात करें तो इस पर इन्फ्लेशन होती है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो राइज करती है। मुद्रास्फीति और बढ़ती बेरोजगारी होती है स्टैगफ्लेशन में, ये आपने ध्यान रखना है। इन्फ्लेशन क्या होती है कि बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, एक तरह से आप कह सकते हैं, उस सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहते हैं। बेरोजगारी का तो आपको पता ही है कि बेरोजगारी क्या होती है, उसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बस ऐसा सच याद रख लीजिए। 109 क्वेश्चन में बोलते हैं नाबार्ड इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ। नाबार्ड जो है वो किसकी डेवलपमेंट से संबंधित है, नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज में डेवलपमेंट से संबंधित है, ये ध्यान रखना है आपने।
किससे, एग्रीकल्चर और रूरल एरिया। अगर हम बात करें नाबार्ड की, देखो नाबार्ड के बारे में कहा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म आपने ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसका फुल फॉर्म है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी ये पता होना चाहिए। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम नाबार्ड के हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। महाराष्ट्र मुंबई, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हेडक्वार्टर है। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी आपने सुना होगा। जब नाबार्ड की बात हुई है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी महाराष्ट्र में मुंबई में स्थित है। परंतु इसको नेशनलाइज कब किया गया था ये आप कमेंट करके बता दीजिए, नेशनलाइज कब किया गया था इसको। बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ से। 110 क्वेश्चन में बोलते हैं इफ़ कैश रिजर्व रेशो डिक्रीजेज क्रेडिट क्रिएशन विल। बोलते हैं कि अगर जो है वो नगद कोषानुपात घटता है तो साख सृजन होता है, किस चीज़ का होता है, तो कैश रिजर्व रेशो अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट के क्रिएशन में क्या होगा, इसके क्रिएशन में जो है ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन देखो आई थिंक चेस में भी एक बार पूछा गया है या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है, एक बार ध्यान रखिएगा। आगे बोलते हैं टैक्सेशन इज अ पॉलिसी ऑफ, टैक्सेशन जो है वो किसकी पॉलिसी है, टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, सॉरी टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, इट इज़ अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ऑप्शन बी सही आंसर है। राजकोषीय नीति का ये एक साधन है, एक टूल है आप कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफरेंस बिटवीन, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये डिफरेंस होता है किस किसके बीच में, ये डिफरेंस होता है कंट्री के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में। एक्सपोर्ट, कंट्रीज एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। जब हम कोई चीज़ कहीं को भेजते हैं तो उसको कहेंगे हमने एक्सपोर्ट किया है। जब हम कोई चीज़ कहीं से मंगवाएंगे तो हम कहेंगे कि इम्पोर्ट किया है हमने। इंडिया मान लीजिए राइस जो है वो किसी कंट्री को, नेपाल को राइस देता है इंडिया, तो हम कहेंगे कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है नेपाल को राइस। अगर मान लीजिए इंडिया जो है वो तेल लेगा इंडोनेशिया से, मान लीजिए हम एडिबल ऑयल ले रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमने इंपोर्ट किया है इसको। तो इस तरह से आप इसको समझिए। कंट्रीज़ का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। 113 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं इन विच ईयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन इंडिया। इंडिया में जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, नई आर्थिक नीति आई थी, ये कब अनाउंस की गई थी, ये 1991 में अनाउंस की गई थी। 113 नंबर क्वेश्चन का जो है वो क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आपने एलपीजी के बारे में पढ़ा होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, एलपीजी दूसरे वाला है जो इकोनॉमी वाला एलपीजी है। इसमें कहते हैं एल जो है वो स्टैंड करता है लिबरलाइजेशन के लिए, पी स्टैंड करता है प्राइवेटाइजेशन के लिए और जी स्टैंड करता है ग्लोबलाइजेशन के लिए। ये ध्यान रखना है आपने, ये मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। बैंक जो है वो कौन से सेक्टर के अंडर आते हैं। देखो अलग अलग सेक्टर हैं, आपको पता है इकोनॉमी के, तो बैंकिंग जो है वो टर्सरी सेक्टर में आते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये तृतीय सेक्टर में आते हैं। तो फिर प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है। प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर जैसी चीज़ें आ जाती हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में आपका इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। बाकी आपका बच जाता है टर्सरी सेक्टर, यहाँ पर आपका बिजनेस, बैंकिंग, ये सब चीज़ें जो है वो टर्सरी सेक्टर में आ जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के बीच में। तो ये तीनों सेक्टर्स हो गए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्शन और टर्सरी सेक्टर। और देखो टेलीग्राम पर अगर अभी भी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। 17,800 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले अधिक एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।